हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द लर्न नोट्स फॉर यू। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं यूजीसी नेट लॉ पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें कि हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेट करके उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हर एक ऑप्शन को और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जूरिस्प्रूडेंस, और ये जूरिस्प्रूडेंस के जो सब्जेक्ट की है ये है पार्ट 5 वीडियो। ऑलरेडी हम 3 पार्ट में हैं, 64 क्वेश्चन हम वो डिस्कस कर चुके हैं, और एक जून से रिलेटेड पार्ट है, जून वाला जो 2024 का एग्जाम था उससे रिलेटेड पार्ट है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। और इसके बाद के जितने भी पार्ट हैं वो आपको कोर्स में देखने को मिलेंगे, जो कि कोर्स आप यहाँ पे आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में है वो आपको देखने को मिलेगा उसका लिंक। और आप जो है लर्न नोट्स फॉर यू ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ही अलग अलग जो कोर्स के रिगार्डिंग अपडेट्स हैं, कुछ फ्री मटेरियल्स हैं, पीडीएफ्स वगैरह हैं उनके लिए। तो चलिए बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि कौन से जूरिस्ट हैं जिन्होंने सोर्स ऑफ लॉ को 2 क्लासेस, फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज, उसमें डिवाइड किया है। तो अब ये हमारे पास में 4 जूरिस्ट हैं। इन जूरिस्ट को देख लेते हैं क्या क्या ये चीजें हैं वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हैं जॉन ऑस्टिन, और इनके द्वारा है जो कमांड थ्योरी है वो दी गई है, जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है उसमें आते हैं। फिर आते हैं सेविग्नी, और इनके द्वारा है जो ये मेन एक्सपोनेंट हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, और इनके द्वारा दी गई है वॉकजिस्ट, ठीक, स्पिरिट ऑफ द पीपल। देन आते हैं केल्सन, जो कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, उसके प्रोपाउंडर हैं ये। और एक बीच में रह गए थे सालमंड है, उन्होंने यहाँ पे जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं उन्होंने उनको 2 क्लास में है वो डिवाइड किया है, फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्स। तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा गया है कि कौन इनमें से कौन सा जूरिस्ट है वो कंसिडर करता है कैसे एज ए मेन एक्सपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। तो ये 4 जूरिस्ट हैं। इन जूरिस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्कूल से वो रिलेटेड है। क्वेश्चन का आंसर अपने आप में मिल जाएगा। सबसे पहले हैं जेरेमी बेंथम है वो है एनालिटिकल स्कूल से रिलेटेड, और प्रोपाउंडर है ये जो यूटिलिटेरियन थ्योरी है उसके बाद में है सेविग्नी, जो कि हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, यानी कि इसी स्कूल के जो हैं मेन एक्सपोनेंट हैं, और इनके द्वारा थ्योरी है वो दी गई है वॉकजिस्ट, स्पिरिट ऑफ द पीपल, जिसका की मीनिंग है। उसके बाद में है ड्यूगिट, और ये हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के से रिलेटेड जूरिस्ट, और इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई है वो क्या है, सोशल सॉलिडेरिटी। उसके बाद में आते हैं जेरोम फ्रैंक, जो कि एक जूरिस्ट हैं अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल से रिलेटेड। ओके, तो ये चारों के चारों जो जूरिस्ट हैं वो अलग अलग स्कूल से रिलेटेड है। तो इसमें हिस्टोरिकल वाले हैं वो कौन से हैं, सेविग्नी हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड लॉ विद इन द ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ लॉ। अब ऑस्टिनियन थ्योरी जो जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई है, पहले तो हमें उसके अंदर पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। तो जब हम जॉन ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर एक लाइन है जो जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई है, उसी पे ऑलमोस्ट बेस्ड थ्योरी है। वो लाइन क्या है कि लॉ इज कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन, यानी कि यहाँ पे कमांड है, एक सोवरेन है और एक सैंक्शन है, ये 3 चीजें हैं। तो ये 3 चीजें इसमें से कौन से ऑप्शन में देखने को मिलती है कि लॉ सेट बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर टू द पॉलिटिकल इंफीरियर, यानी कि लॉ सेट बाय द एक सोवरेन पॉलिटिकल सुपीरियर जो सबसे ऊपर है उनके द्वारा, और जो नीचे की सब्जेक्ट है जनता है उनके लिए। तो ये है जो इसके अंदर कंसिडर किया गया है। जजमेंट लॉ की बात करें तो वो क्या है, एक प्रेसिडेंट्स है जो कि एक सोर्स ऑफ लॉ की हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें आता है। फिर आता है इंटरनेशनल लॉ, इसको जो है जॉन ऑस्टिन ने पॉजिटिव मोरालिटी कहा है, क्योंकि इसके पीछे किसी भी तरह की कोई सैंक्शन ना ही किसी तरह की सैंक्शन है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव मोरालिटी कहा है। और कस्टम की बात करें तो ये भी हिस्टोरिकल लॉ स्कूल है, उसमें कंसिडर किया जाता है। ऑस्टिन इसको कंसिडर है वो नहीं करते। ओके, और ये एक सोर्स ऑफ लॉ भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, उसमें हमें एक बुक का नाम दिया गया है, लॉ एंड मॉडर्न माइंड, और ये पूछा गया कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। जूरिस्प्रूडेंस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन है वो बार बार हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब जब हमने डिस्कस किए तो उसमें देखने को मिला है कि जो बुक और उसके राइटर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये है जो मैं इनमें से है जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें जो बुक आई हैं उनमें जो जूरिस्ट है उन सभी को एक वीडियो में सेग्रीगेट करके है वो लेके आऊंगा, जो कि कोर्स में जूरिस्प्रूडेंस का जो कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है उसी में ऐड होने वाली है। तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है, वो हैं जेरोम
फ्रैंक, जो कि अगर हम इनके ईयर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाए तो याद रखें तो वो है 1889 से 1957, जो कि अमेरिकन लीगल रियलिज्म के एक फिगर थे, लीडिंग जुरिस्ट हम कह सकते हैं। उनके मोस्ट जो फेमस वर्क में से एक था ये लॉ एंड मॉडर्न माइंड, जो कि ईयर है इसका 1930 में पब्लिश ईयर। ओके, उसके बाद में अगर बाकी के जुरिस्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, जैसे कि ये है हमारे पास में सबसे पहले जस्टिस होलेम। इनके ईयर को अगर हम याद रखना चाहें तो ये है 1841 से लेकर के 1935 तक के हैं। इनका फेमस वर्क है कॉमन लॉ, द कॉमन लॉ। फिर आते हैं जस्टिस बेंजामिन एन कार्डोजो। इनका ईयर है 1870 से लेकर के 1938। और इनका जो फेमस वर्क है वो है द नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। ये भी काफ़ी बार अलग अलग क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर आते हैं ओलिवर क्रोना। इनका है 1897 से लेकर के 1980। और इनकी जो अगर फेमस बुक की बात करें, एक स्वीडिश जूरिस्ट थे और फेमस बुक है वो, इनकी वर्क है वो क्या कह सकते हैं, लॉ एज अ फैक्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है कि इनमें से कौन से जूरिस्ट हैं वो डज नॉट बिलोंग टू द सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू द लॉ, यानी कि सोशियोलॉजिकल स्कूल से है, इनमें से कौन सा जूरिस्ट है वो बिलोंग नहीं करता। तो चलिए देखते हैं सभी जूरिस्ट को। सबसे पहले हमारे पास में इयरिंग। इयरिंग है, पूरा नाम है इनका रुडोल्फ वॉन इयरिंग, जर्मन जूरिस्ट हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल से कनेक्टेड हैं। और मेन जो इनका आइडिया है वो क्या था, लॉ एज ए टूल फॉर सोशल इंजीनियरिंग। और इनके द्वारा कौन कौन से कंसेप्ट दिए गए थे, जैसे कि लॉ एज ए मीन्स टू एन एंड, पर्पज इन लॉ, ये कुछ इस तरह के इनके वर्क थे। ओके, देन आते हैं ईगन एयरलिच। तो ये भी सोशियोलॉजिकल स्कूल के ही एक जूरिस्ट हैं जिनके द्वारा लिविंग लॉ का जो कंसेप्ट है वो दिया गया था। फिर आते हैं मेन, और ये है हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड, सर हेनरी मैन इनका पूरा नाम है। और इनका जो वर्क है किसके लिए ये फेमस है वो है मूवमेंट फ्रॉम द स्टेटस टू द कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके का एक वर्क है जो कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है। और फिर आते हैं रोस्कोपोंट, जो कि सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के एक मेन फिगर हैं, जूरिस्प्रूडेंस हैं, और जिनके द्वारा दी गई है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। तो ये हैं 1, 2 और 4, ये चारों 3 हैं जो ये तो है सोशियोलॉजिकल से रिलेटेड, लेकिन हमें पूछा गया है नोट, तो इसका थर्ड ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि जो मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज हेदर टू बी इन द मूवमेंट फ्रॉम द स्टेटस टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये अभी हमने इस लाइन में भी पढ़ा था, किसने कहा था, द मोस्ट फेमस जनरलाइजेशन इज बाय। तो ये जनरलाइजेशन है वो किसके द्वारा कही गई है, ये जनरलाइजेशन कही गई है सर हेनरी मैन के द्वारा। और सर हेनरी मैन का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये है 1822 से लेकर के 1888 तक का है। और फेमस वर्क की इनकी बात करें तो वो है एंशिएंट लॉ 1861। ओके, उसके बाद में जॉन ऑस्टिन, आपको पता है कमांड थ्योरी है, सेविग्नी है, वॉल्जिस्ट हैं। तो इसका राइट ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि जो ओनरशिप है एज ए राइट और ए डेटर्मिनेंट थिंग, इनडेफिनेट इन द पॉइंट ऑफ यूजर, अनरेस्ट्रिक्टेड इन द पॉइंट ऑफ डिपोजिशन, अनलिमिटेड इन द पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, ये 4 चीजें। तो ये डेफिनेशन ओनरशिप की वो कौन सा जूरिस्ट के द्वारा दी गई है, तो ये जो डेफिनेशन है हमने अभी पढ़ी है जिसमें 4 चीजें, राइट ऑफ द डेटर्मिनेट थिंग्स, इंडेफिनेट इन द पॉइंट ऑफ यूजर्स, अनरेस्ट्रिक्टेड इन द पॉइंट ऑफ डिपोजिशन, अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। तो ये है ऑस्टिन की डेफिनेशन है जो ओनरशिप की, उसमें हमें देखने को मिलती है। ओके, तो बाकी के जो अलग अलग जूरिस्ट है उनसे ज़्यादा वो इसमें क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर HLA हार्ट का जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है द कंसेप्ट ऑफ लॉ 1961। ये बुक और ये जो ईयर दोनों याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग काफी बार पूछा गया है। तो ये कंसेप्ट ऑफ लॉ है, HLA हार्ट के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या क्या चीजें थी, ये क्या था, एक लॉ था, इज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, जिसमें कि प्राइमरी रूल ऑफ ऑब्लिगेशन और सेकेंडरी रूल थे, जिसमें फर्दर ये डिवाइडेड किया गया था 3 पार्ट में। इसको आर्ट ने आइडेंटिफाई किया था, रूल ऑफ रिकॉग्निशन, रूल ऑफ चेंज, रूल ऑफ एडजुडिकेशन। तो ये
बेसिक सबसे शॉर्ट पॉइंटर है इस कंसेप्ट ऑफ लॉ के। अब इसमें से हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो इसमें राइट होंगे। तो सबसे पहले लॉ इज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल, दैट इज करेक्ट। सेकंड बी है कि आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन इज द रूट इज द कोर ऑफ द रूल, तो क्या ये करेक्ट है? यस, द आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन प्राइमरी रूल है ऑफ ऑब्लिगेशन उसमें है। फिर आता है सी में क्या कहा गया कि लॉ इज द इंटरप्राइज ऑफ सब्जेक्टिंग ह्यूमन कंडक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ द रूल्स, तो क्या ये उसमें है रूल ऑफ कंसेप्ट में? तो ये इसमें नहीं दिया गया। ये जो है स्टेटमेंट एसोसिएटेड है विद द लॉन फुलर की जो इंटरनल मॉरलिटी ऑफ लॉ है उससे रिलेटेड है, ये यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ लॉ से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद में जो प्राइमरी रूल है वो एक्वायर यूनिटी ऑफ ए सिस्टम थ्रू देयर यूनियन विद द सेकेंडरी रूल, तो ये इसकी जो फर्स्ट लाइन है वही ऑब्वियसली उससे ही रिलेटेड है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये सी वाला इसमें नहीं आएगी। तो ए बी डी हैं वो ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच करनी है हमें, 2 लिस्टें दी गई हैं 73 में, तो चलिए इनको मैच करते हैं। सबसे पहले है कस्टम, तो कस्टम का रिलेशन जब हम बात करते हैं तो एक तो होता है सोर्सेज ऑफ लॉ, उनसे रिलेटेड। सेकंड टाइम कस्टम का डिस्कशन आता है तो वो होता है हिस्टोरिकल स्कूल में, जिसमें कि सर हेनरी मैन हैं और सेविग्नी, ये कुछ जुरिस्ट थे हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर, जिनके अंदर वोल्कजिस्ट की जो थ्योरी है वो भी डिस्कस की गई थी। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कस्टम है वो हिस्टोरिकल एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर हिस्टोरिकल स्कूल में जो डिस्कस किया गया था। फिर आता है पोस्ट मास्टर जनरल। पोस्ट मास्टर जनरल ये एक एंटिटी के तौर पर इसको देखा गया है, यानी कि इसको कॉर्पोरेट सोल है वो माना गया है। ये कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, ये एक ऑफिस है। ऑफिस मतलब एक पद है जिसको ऊपर बार बार कोई, कभी कोई आकर के अपॉइंट होता है, कभी कोई आकर के अपॉइंट होता है, लेकिन जो द पोस्ट मास्टर जनरल जो ये ऑफिस है वो एज इट इज रहता है, एक कॉर्पोरेट सोल की तरह कंटिन्यूटी में ये पोस्टल सर्विस है वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। फिर आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के द्वारा यहाँ पे अपना एक जो वर्क था निकोमेशन एथिक्स नाम से कुछ वर्क था, उसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस है उनके बीच में डिस्टिंग्विश डिफरेंस है वो किया था, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और को रिएक्टिव जस्टिस ये 2 चीजें डिस्कस की थी। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जो है जस्टिस वो इनसे रिलेटेड है। फिर आता है हॉर्नफोल्ड। तो हॉर्नफोल्ड जब भी आपके सामने आएंगे, नाम है इनका पूरा, वो है वेस्ले न्यूकॉम हॉर्नफोल्ड। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1879 से 1918 तक है। और इनके द्वारा जो एक फेमस चीज है जूरल कोरिलेटिव्स ऑपोजिशन या जूरल रिलेशंस, ये चीजें इनके द्वारा है वो दी गई हैं यहाँ पे, जो कि इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हर बार लगभग एक क्वेश्चन जूरल कोरिलेशन से अप्रोक्सीमेटली आता ही आता है, जिसमें कि राइट ड्यूटी, प्रिविलेज नो राइट, इस तरीके से इनका रिलेशन है, पावर लाइबिलिटी और है इम्यूनिटी एंड डिसेबिलिटी। ओके, तो ये इनका कोरिलेशन है वो अक्सर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है 73, ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें एजर्सन और रीजन दी गई है। एजर्सन क्या कहती है कि पोजीशन इज सेड टू बी 9 पॉइंट ऑफ लॉ। तो ये एक वेल लीगल मैगजीम है जिसमें हमें कहा गया है कि पोजीशन क्या है, एक तरीके से अगर हम ओनरशिप की बात करें तो उसको प्रूव करने के लिए एक प्राइम एविडेंस है, प्रिमा फेसाई क्लेम है उस ओनरशिप का। अगर आपके पास में ओनर पोजीशन है तो इसका मतलब आपके पास में ओनरशिप है, मतलब वो एक तरीके से एविडेंस के तौर पे शो हो रही है कि आपके पास में इसकी ओनरशिप भी होगी। हाँ, अगर कोई और व्यक्ति आकर के यहाँ पर ये प्रूव करता है कि इसके ऊपर ओनरशिप मेरी है, तो उस टाइम पे वो पोजीशन है वो ट्रांसफर हो जाता है रियल ओनर के पास में। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास रीजन भी है, जो पर्सन है इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज बेटर क्लेम ओवर इट अगेन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द रियल ओनर, यानी कि जिसके पास में पोजीशन है उसके ऊपर बेटर क्लेम है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट, मतलब उसी के पास में राइट है उसका, एक्सेप्ट द रियल ओनर, यानी कि जो रियल ओनर है उसके खिलाफ वो अपना बेटर टाइटल है वो क्लेम नहीं कर सकता। ओके, तो अगर बात आती है जब रियल ओनर की तो वो उसी का रहेगा ओनरशिप, बट जब तक रियल ओनर के वाला नहीं है तो बाकी के पूरे होल वर्ल्ड के सामने उसके पास में 9 पॉइंटर, वो 1 पॉइंट है वो रियल ओनर है वो ले जाता है। फुल ओनरशिप होती तो 10 पॉइंट हो जाते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। एजर्सन और जो रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसकी, जो रीजन है वो, तो ऑप्शन ए का इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हैज ओपन, क्या ओपिनियन है कि दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिजीज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है असर्शन? तो जो स्टेयर डिजीज हैं, इसका मतलब क्या है कि जब कोई जुडिशियल डिसीजन है पहले के, तो उस टाइम पे कोर्ट को है जो जनरली उन्हीं के ऊपर है वो अधेर होना चाहिए अगर वो सिमिलर केस आ रहा है। मतलब पहले से जो डिसाइडेड केस है उनके डिसीजंस के ऊपर है वो कंसिडर करना चाहिए वाइल डिसाइडिंग ए सिमिलर मैटर दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो सुप्रीम कोर्ट वैसे भी एक बीइंग एपेक्स कोर्ट सर्टेनली जो ये जो प्रिंसिपल है इसको क्रूशली क्या होल्ड करती है फॉर द रूल ऑफ लॉ। तो इस हिसाब से जो ये असर्शन है वो करेक्ट है। रीजन क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट फाइंड इटसेल्फ अनेबल टू एक्सेप्ट द अर्लियर व्यू, इट कैन डिसाइड द केस इन डिफरेंट वे। उसी में क्या कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ही पुराने डिसीजंस हैं उनको ओवर रूल कर सकता है पहले अगर कुछ भी उन्होंने डिसाइड किया है। तो क्या ये जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट है? तो यस, दिस रीजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे बहुत सारे केस लॉज हैं जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने प्रीवियस डिसीजन को ओवर रूल किया हुआ है। तो ये रीजन है वो भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इसकी नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में हमें दी गई है स्टेटमेंट 1 है वो क्या कहती है कि लॉ हैज इट्स सोर्स इन द जनरल कॉन्साइंस, वो एग्जिस्ट की बात हो रही है ऑफ द पीपल, जो कि हिस्टोरिकल स्कूल में सेविंगनी जो जुरिस्ट थे उनके द्वारा दी गई है, जिसका मतलब है स्पिरिट ऑफ द पीपल और नेशनल स्पिरिट भी हम इसको कह सकते हैं। और उसके बाद स्टेटमेंट 2 है वो क्या कहती है कि लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ द पीपल्स लाइफ एंड इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स स्पिरिट। तो जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है ऑलमोस्ट उसमें जो वॉक जिसका जनरल कॉन्सेंस का जो मीनिंग दिया गया है ये उसी से ही रिलेटेड है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है एब्सोल्युटली। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट आती है, दी गई है ऑप्शन नंबर 1 में। 2023 मार्च में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में फिर हमें स्टेटमेंट देखने को मिलती है। स्टेटमेंट 1 है वो क्या कहती है कि जो सालमंड है वो क्या कहता है सेज द कॉमन लॉ इज एसेंशियली जज मेड लॉ एंड पोलॉक है वो क्या कहता है कि दैट द कॉमन लॉ इज ए कस्टमरी लॉ बेस्ड ऑन द कस्टम। तो क्या ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है? तो चलिए देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को क्या क्या जूरिस्ट है वो इनके बारे में कहते हैं। सालमंड एक एनालिटिकल जूरिस्ट होने के नाते एम्फेसाइज करते हैं प्रेसिडेंट इन द कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर उनके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। उनके लिए जो कॉमन लॉ है वो लार्जली एक कंप्राइज प्रिंसिपल है जो कि डेवलप्ड और अप्लाई किए जाते हैं जजेस के द्वारा उनके डिसीजन में, इसलिए उन्होंने इसको जज मेड लॉ कहा है। वहीं पे अगर हम सर फ्रेडरिक पोलॉक, जिनका पूरा नाम पोलॉक है, जूरिस्ट है, उनका पूरा नाम है, वो एक हिस्टोरियन जूरिस्ट है। वो क्या कहते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ कॉमन लॉ है वो क्या एक एंशिएंट कस्टम ऑफ इंग्लैंड है। वो शो करते हैं कि जो कस्टम ऑफ रेलम है उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर जो कि रिकॉग्नाइज करती हैं एंड एनफोर्स की जाती हैं बाय द किंग्स कोर्ट, वही लॉ होते हैं। तो इनको कस्टम बेस्ड कस्टमरी लॉ है उनको माना है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 क्या होगा? राइट होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट है वो राइट कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 वो क्या कहता है कि द ओनली राइट विच वाज मैन कैन पोजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। खुद की ड्यूटी करना ही उसका राइट है, वही एक उसके पास में राइट पोजेस कर सकता है। इस डिग्विट थ्योरी, डिग्विट की थ्योरी कौन सी है? सोशल सॉलिडेरिटी। और इनका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1859 से लेकर के 1928 का है। तो क्या ये वाली जो स्टेटमेंट है करेक्ट है? तो इसके लिए जो हमें सोशल सॉलिडेरिटी का थोड़ा सा मीनिंग है वो देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो सोशल सॉलिडेरिटी में है जो डिग्विट जो जूरिस्ट है वो क्या कहते हैं कि जो ये प्रिंसिपल है इसमें कोई इंडिविजुअल के पास में कोई राइट नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में, उनके पास सिर्फ ओनली ड्यूटीज हैं, फंक्शन टू परफॉर्म करने के लिए एक सोसाइटी की जो सॉलिडेरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस कर लिए उनके पास में सिर्फ ओनली वन राइट है। वो क्या है? हैज टू डू देयर ड्यूटी, बस अपने ड्यूटी करो, अपना कर्तव्य करो, बस वही उनके पास एक राइट है। ये जो है उनका मेन कंसेप्ट है इस थ्योरी में। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में क्या कहा गया है कि जो सोशल सॉलिडेरिटी है वो एक नेचुरल प्रिंसिपल है गिवन बाय दी जूरिस्ट ग्रीक। ये ऑब्वियसली रॉन्ग, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में पाउंड की जो लीगल फिलोसफी है इज ए यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये क्या है? गलत है। रोस्को पाउंड की जो थ्योरी है वो है
सोशल इंजीनियरिंग, न कि प्योर यूटिलिटेरिज्म। और इनका टाइम पीरियड है 1870 से लेकर के 1964। और उसके बाद में ऑस्टिन सेड लॉ इज अ सोशल इंजीनियरिंग, क्या ये करेक्ट है? ये तो सोशल इंजीनियरिंग तो रोस्को पोंड ने कहा है, तो ये ऑस्टिन ने क्या कहा है? तो ऑस्टिन कमांड थ्योरी की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी इनकरेक्ट है। तो ओनली सिर्फ स्टेटमेंट 1 है वो क्या होगी? करेक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है कि कौन सा जूरिस्ट है वो जो सोर्सेज ऑफ लॉ है उनकी क्लासिफिकेशन करता है एज ए बाइंडिंग एंड परसुएसिव। तो ये हैं जो जूरिस्ट, वो कौन से हैं? वो है कीटोन। 1902 से 1978 तक, यानी कि पूरा नाम है इनका जॉर्ज डब्ल्यू कीटोन, एक ब्रिटिश लीगल स्कॉलर थे। बाइंडिंग एक अथॉरिटेटिव सोर्स बोला है इन्होंने, जैसे कि स्टैट्यूट हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट हैं। और परसुएसिव सोर्स जो कि अनऑथोराइज्ड सोर्स है, जिसको हम कह सकते हैं, जो कि डिसीजन किसी फॉरेन कोर्ट का है, कोई टेक्स्ट बुक, लीगल कमेंट्री है, ऑबिक्टर डिक्टा ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट है, वो सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से इनको है जो डिफाइन किया है। सालमंड का जैसे हम ऑलरेडी 60 जो 5 क्वेश्चन नंबर था उसमें डिस्कस किया था, फॉर्मल और मटेरियल वाला, वो था। रोस्को पोंड सोशल इंजीनियरिंग सोशियोलॉजी से स्कूल से रिलेटेड है। तो आई होप कि ये क्लियर है। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा राइट। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 79 तक हमने डिस्कस किया। 80 नंबर क्वेश्चन है वो डिलीटेड है, जिसको कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो थोड़ा सा लेंथी होगा और वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे, जो कि कोर्स में आपको देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको यहाँ तक के जितने भी मैटर हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और जो लर्न नोट्स फॉर यू ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप कोर्सेज वगैरह हैं वो चेक आउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।